अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की मंडे के जो क्रैश मार्केट कर गई थी उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर भी करेगी और नो डाउट मार्केट ने जो रिकवरी दी है वो कंपैरेटिवली अगर मंडे के कंपैरिजन से करें तो 35% 34% मार्केट रिकवर कर चुकी है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो स्लम्प आया था मंडे वाले दिन वो तकरीबन कोई 10% डिक्रीज़ आया था। तो 10% का 34% अगर 35% कैलकुलेट करें तो वो 3.39% बनता है। और रिकवरी के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी भी है। और उसके अलावा अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो मार्केट में आज अच्छे वॉल्यूम देखने को भी मिले हैं। मार्केट ने आज जो अपना हाई बनाया है वो तकरीबन 158.217 का था और मार्केट का जो लो है वो 151.258 का है। इस तरह अगर क्लोजिंग देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के करीब है और मार्केट ने जो क्लोज़ किया है वो 157,132.09 पॉइंट्स पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। नो डाउट क्लोजिंग बहुत अच्छी है। 5,159 पॉइंट के इजाफे के साथ एक अच्छे लेवल पे मार्केट ने क्लोज़ किया है। थ्रू आउट द डे अगर ग्राफ की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ के तहत कि मार्केट की ये सिचुएशन रही है। शुरू में मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद लो पे आई। अल्टीमेटली मार्केट ने जो क्लोजिंग दी, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट 158 या 159 के पास जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में आखिरी 1-1.5 घंटे में बूम आया था उससे मार्केट ने बहुत अच्छा एक पीक बनाया 158 का। लेकिन फिर भी मार्केट में एक अच्छी समझ लें कि क्लोजिंग जो है वो एक उम्मीद बहाल करती है कि इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो इन्वेस्टर के हवाले से मैंने टाइटल में भी इस चीज़ को मेंशन कर दिया है और थंबनेल पे भी एक चीज़ लगाई है, उसको आपने ज़रूर देखा भी होगा कि जो लोग मार्केट की सिचुएशन से क्विट कर जाते हैं, अगर नेगेटिव है या जो भी है, एक आप होता है कि प्रॉफिट टेकिंग करते हैं या स्टॉप लॉस करते हैं, एक तीसरी चीज़ है जो क्विट कर देते हैं। क्विट इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह मार्केट आजकल चल रही है, पिछले 2 से 3 सालों में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अगर सिर्फ 1 महीने के अंदर मार्केट अगर 25 से 30% नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश कर गई है। अगर आपके नर्व्स स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप कभी भी मार्केट में नुकसान नहीं बनाते, हमेशा मार्केट में प्रॉफिट ही बुक करेंगे। लेकिन अपने माइंड को, अपने नर्व्स को आपने अपने काबू में रखना है और जो क्विट करेगा वो लूज़ करेगा, जो क्विट नहीं करेगा वो लूज़ नहीं करेगा। मार्केट की सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं कि आज के दिन में अगर देखें तो ईरान और यूएस और इसराइल वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो अभी भी अपनी जगह पे है, लेकिन कूल डाउन एक लिहाज से इसलिए हुआ है कि ईरान के ऊपर जिस मकसद के लिए अटैक किया गया था वो 2 मकासद थे। एक तो ये था कि न्यूक्लियर वाला मामला जो है उसको ख़त्म करना है, लेकिन उससे बड़ा मकसद ये था क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर क्लेम कर रहा था कि हम इसको ख़त्म कर देते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन यूएस ने उसके बावजूद भी ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस हमला कर दिया था ईरान के ऊपर और उसकी रीज़न्स ये थी कि वहाँ पे रिजीम चेंज करना चाह रहे थे। लेकिन उसका उल्टा नतीजा ये निकला कि जो वहाँ के लोग थे वो बाकायदा तौर पे अपनी हुकूमत के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ मुत्तहिद हो गए और उन्होंने फ़ैसला किया कि जी हम अपनी रजीम चेंज नहीं होने देंगे, जो कि यूएस के लिए और इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि जिस मकसद के लिए हमने ये काम किया था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ हुई है कि ईरान की जो सीनियर लीडरशिप थी उनकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनकी डेथ्स हुई हैं और उसके नतीजे के अंदर ईरान ने फिर भी मजबूती बरकरार रखी है। और समझ लें कि स्टॉक मार्केट की तरह ही एक मामला है कि उन्होंने अपने नर्व स्ट्रॉन्ग रखे हैं और उम्मीद नहीं छोड़ी और उसका नतीजा आप देखें कि अभी फ़िलहाल उनकी पोजीशन टाइम बाय टाइम डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आल दो हमले जो हैं वो दोनों तरफ से चलते जा रहे हैं, इज़राइल भी हमला कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, लेकिन ईरान जो है वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए है, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके और अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहा और ना ही मैदान छोड़ने पे राज़ी है, जो कि एक ईरान के लिहाज से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट है। जहाँ तक बात की जाए हॉर्मूज़ के पॉइंट की, जिसको ईरान ने बंद कर दिया है, उससे मिडल ईस्ट में काफ़ी प्रेशर आया और अगर ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो नो डाउट ऑयल की प्राइसेस भी इस टाइम पे शूट कर रही हैं और $100 और हो सकता है कि 120, 130, $150 तक ये मूव ऑन करे इन केस अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती और हॉर्मूज़ के जो लेवल्स हैं उसको बंद किया रखते हैं और उसको नहीं खोलते तो नो डाउट ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और अगर ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर एक पैनिक ये बरकरार रहेगा।
अब अगर बात करें कि ये सिचुएशन हल होने के कितने करीब है, तो अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो इस टाइम पे कोशिश कर रही हैं यूएस के साथ नेगोशिएशंस के अंदर कि आप लोग सुलह वाली रास्ते की तरफ आएँ। और अगर पाकिस्तान के अलावा बात करें, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फ़ॉल कर रहा है कि पाकिस्तान यूएस के साथ और एट द सेम टाइम ईरान के साथ, दोनों के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। शायद ये वाहिद कंट्री है, इसके अलावा ओमान भी है। और ओमान तो बेसिकली इस वजह से है कि वो दोनों के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसके दरमियान वो एक किस्म का समझ लें सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अब दूसरे लेवल पे देखें, चाइना और जो रूस है वो ईरान के साथ मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जो मामलात हैं ईरान की तरफ से वो भी कूल डाउन हो जाए। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, आज की तो सिर्फ रिकवरी थोड़ी बहुत मार्केट ने डाली है, और वो इसलिए मार्केट दिखाना चाहती थी कि हम अपने सेफ जोन में हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एट द सेम टाइम यहाँ से लेना देना अगर डायरेक्ट देखें तो नहीं है, इनडायरेक्ट तो बहुत सी थ्योरीज़ आपको मार्केट के अंदर मिलेंगी। तो अगर यहाँ से कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सिंपल वन पॉजिटिव न्यूज़, तो मार्केट यहाँ से आपके हाथ नहीं आने वाली। आल दो इसके साथ साथ मार्केट में फेयर अभी भी है, परेशानी अभी भी है कि मार्केट में कल क्या होगा। कल कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे अभी फ़िलहाल इंडिया से पाकिस्तान के ऊपर अटैक की खबरें साथ साथ चल रही हैं, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो इश्यूज़ हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो मामला तभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ की बात करूँ तो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जो बातचीत है वो पॉजिटिव चल रही है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान को वहाँ से 1.23 बिलियन जो है 1.2 या 1.3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अमाउंट का अप्रूवल मिल जाता है, जो कि एक ब्रेक थ्रू होगा और पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बनेगी। इसके अलावा अगर हम अनाउंसमेंट्स की बात करें तो पिछला महीना पूरा अनाउंसमेंट्स में भी गया, और ब्रोकर्स के हवाले से अफवाहें भी आई कि उन्होंने ख़ुद मार्केट को जो है वो नीचे लेके आए हैं। उसके ऊपर एसईसीपी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अफवाहें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हैं उस लिहाज से। अनाउंसमेंट्स की बात करें तो कई ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं मार्केट के अंदर, जिसमें बात की जाए एचबीएल की, एनबीपी फंड्स की, बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर ने नो डाउट अच्छी रिज़ल्ट्स जो हैं वो दिए हैं। और उसके अलावा इंडिविजुअल बाकी शेयर्स की भी बात करें तो कई ऐसे रिज़ल्ट्स थे जो अच्छे भी थे और कई ऐसे थे जो डिसपॉइंटिंग भी थे, जिसमें अगर हम बात करें एफएफसी की तो एफएफसी से भी डिसपॉइंटमेंट हुई। और उसके अलावा एग्रो फर्टिलाइज़र की बात करें तो एग्रो फर्टिलाइज़र से भी काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट हुई है मार्केट के अंदर, और वो आपने डिप्स मार्केट में देखी भी हैं। जी, ये मार्केट के अंदर हमारा पूरा एक समझ लें कि एक न्यूज़ का राउंड अबाउट था कि मार्केट के अंदर पिछले पूरे मंथ के अंदर क्या सिचुएशन चलती रही है। अब मार्केट की आज की देखें कि मार्केट की सूरत हाल कैसी रही है। तो इस टाइम पे एयरटेल डेट के अंदर जो रिटर्न है मार्केट 9.72% नेगेटिव पे स्टैंड कर रही है, और ये रिटर्न्स हैं जनवरी से लेके टिल डेट तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ के ग्राफ की, तो 1 मंथ के ऊपर आपको एक क्लियरली नज़र आता है कि मार्केट अपने लो लेवल के ऊपर स्टैंड कर रही है, ये यहाँ पे। और मार्केट ने जो आज थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई है, अपने तकरीबन 150 के पास मार्केट जा चुकी थी, और वहाँ से मार्केट ने एक पुश बैक किया है अपवर्ड ट्रेंड की तरफ। और अगर तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा, तो यहाँ से मार्केट ज़रूर अपने 160-170 के लेवल को टच कर सकती है। 160 के तो पास मार्केट आ चुकी है, लेकिन 165-170 के लेवल को टच करने का मतलब ये है कि मोमेंटम 180 की तरफ जा सकता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं केएमआई की। बाकी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। केएसई 100 ने 3.39% रिटर्न दिया है। केएमआई 30 की बात करें तो 4.07% रिटर्न है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 ने 2.46% का रिटर्न दिया है। इन कंपैरिजन रिटर्न बाकियों की निस्बत कम है, लेकिन फिर भी मार्केट के जो प्रेशर है मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे एशियन सेक्टर के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही है, बाकी तमाम की तमाम नेगेटिव थी जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है। अब यहाँ से बात करते हैं हम कि पाकिस्तान के दिन आज के दिन टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन कौन से रहे हैं जी। तो पहले नंबर पे है जी के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन अपना 6.70 का लो बनाया है, और उसके बाद अब 7.29 पे स्टैंड कर रहा है। कल में इसमें अच्छी बाइंग्स थी। कल मार्केट में तकरीबन समझ लें कि जो जिनके पास पैसा पड़ा हुआ था उनके लिए मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, और तकरीबन आप समझ लें 8.81% रिटर्न के इलेक्ट्रिक ने आज के दिन में दिया है। और जिनकी बाइंग थी एवरेज आउट करके 7 पे किसी ने बाई किया होगा, किसी ने 6.9 पे बाई किया होगा, तो ओवरऑल अगर देखें तो रिटर्न अच्छा जनरेट हुआ है
अगर 1 से 2 दिन की बात करें तो ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टर है इस टाइम के वो थोड़ा पैनिक में है, लेकिन उसको एक लिहाज से सेटिस्फेक्शन भी है कि उसकी इन्वेस्टमेंट का टेन्योर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसको टेंशन नहीं है। हाँ, जो डे ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सेकंड नंबर पे बात करें तो 1.21 के ऊपर WTL स्टैंड कर रहा है। WTL के हवाले से बताता चलूँ कि इसने अपना जो लो बनाया है वो तकरीबन 1.10 से नीचे भी गया है, और ये अच्छे लेवल थे 1.13 1.14 के ऊपर, और अगर तो मार्केट कल पॉजिटिव होती है तो हो सकता है ये 1.3 का लेवल अटेन करे। जिन्होंने 1.10 से 1.14 के दरमियान बाइंग की है वो तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसी को मैं हमेशा एक वीडियोस के अंदर जो डेली बेसिस पे देखते हैं उनको आइडिया है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की बात करता हूं। तो जिन लोगों ने मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बाइंग की है, जैसे आज मौका मिला, कल मौका मिला लोगों को, तो उन्होंने बाइंग्स की, तो उनको आज एक अच्छा खासा बेनिफिट भी हुआ है। आज ही तीसरे नंबर पे पेल है जिसमें नेगेटिविटी है 38 मिलियन की। उसके बाद यूनिटी है, वो भी आज काफ़ी दिनों से नेगेटिव चल रहा है, और इसका थोड़ा सा ग्राफ स्टडी करते हैं कि 3 से 4 दिनों के अंदर इसमें जो नेगेटिविटी आई है मार्केट का इम्पैक्ट भी है, और जो इसने अपना अगर पूरा मंथ ही देखें तो इसने मंथ लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोज़ किया है। इस टाइम पे 1 ईयर चेंज जो है वो तकरीबन बनता है 70%, और एयर टिल डेट की बात करें तो 59.55% नेगेटिव इस टाइम पे फॉल कर रहा है। समझ लें जनवरी से लेकर अभी तक 60% नेगेटिव क्लोज़ किया है यूनिटी ने। तो आई थिंक कि यहाँ पे आसपास इसकी अच्छे बाइंग लेवल बनेंगे। हो सकता है कि कल हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले यूनिटी फूड्स में। जिसके बाद बात करें बैंक ऑफ पंजाब की, तो नो डाउट बैंक ऑफ पंजाब जो है वो अच्छा रिजल्ट्स भी दिया है, अनाउंसमेंट्स भी आई हैं, मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, तो नो डाउट आपको ये 30 से ऊपर इसके लेवल मिलेंगे। आज के दिन अगर लो की बात की जाए तो ये तकरीबन, इसको वन डे पे बात करते हैं, और आज का जो लो रहा है वो 27.26 तक गया था, और मार्केट का हाई जो बना वो 29.5 पे इसने हाई बनाया है। मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छे रहे हैं 28 मिलियन का, और अगर हम 1 एयरटेल डेट की बात करें तो 25% नेगेटिव पे स्टैंड कर रहा है। अगर इसकी अर्निंग की बात करें, अर्निंग भी अच्छी है, डिविडेंड भी कंपनी ने अच्छा दिया है, तो आई थिंक मार्केट में अगर स्टेबिलिटी आती है तो इसके बाइंग लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से ये दोबारा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकता है। जी, नेक्स्ट पे बात करते हैं बैंक ऑफ पंजाब के बाद, तो जी आ जाता है हमारे पास सिनर्जी में काफ़ी डिप आई है, आल्दो उस तरह से इसने अभी तक रिकवर नहीं किया जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब भी अभी उस तरह रिकवर नहीं कर पाया है, और उम्मीद है कि अगर कल मार्केट स्टेबल होती है तो ये रिकवर करेगा। अच्छा, इसमें ऑयल के अंदर प्रेशर की एक रीज़न्स ये भी हैं कि पूरी दुनिया की जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी रैपिडली बढ़ रही हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि हॉर्मूज़ बंद है, तो ऑब्वियसली ऑयल कंपनीज़ को अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकती हैं। ये आपने चीज़ अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जी टैली है, फिर हैस्कोल है। हैस्कोल आज भी अपनी प्राइस से काफ़ी डेप्रिशिएट कर चुका हुआ है, तकरीबन 22-23 से नीचे आ चुका हुआ है, इस टाइम 14.72 पे ट्रेड कर रहा है। NCPL की बात करें तो एक अच्छा आइटम है जो कि 67 पे ट्रेड कर रहा है। FCCL 46.80 पे ट्रेड कर रहा है जी। सेक्टर वाइज बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर रिकवर किया है, और कुछ शेयर्स नेगेटिव भी हैं। पहले नंबर पे दीवान फारूक मोटर्स है जो कि आज तकरीबन लोअर लोग पे था 1.41, तो आई थिंक दीवान फारूक मोटर्स की बात की जाए तो इसके बाइंग लेवल्स जो हैं वो करीब आना शुरू हो चुके हैं। पॉजिटिव लेवल पे इसके बात करें तो इसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जिस तरह जो मरीम नवाज़ ने अभी ई टैक्सी मुतारफ़ करवाई है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी इनके पास है, और सेकेंडली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिस तरह के कार्स के BMW और मिनी कूपर, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दीवान फारूक मोटर्स के पास है। सिर्फ एक इसका नेगेटिव मामला है कि ये नॉन कंप्लाइंट में है, जिसको डिफ़ॉल्टर भी सेगमेंट कहा जाता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आपको 100% लॉस भी हो सकता है। पार्ट्स एंड एसेसरीज़ की बात करें तो लोड राइट शेयर जो है वो पहले नंबर पे है, 18% का इंक्रीज़ आया है उसके अंदर, और TBL दूसरे नंबर पे है और 0.94% का इंक्रीज़ आया है। क्लोजिंग प्राइस रही है 8.61। सीमेंट सेक्टर की बात करें, पहले नंबर पे फौजी सीमेंट है, 19.3 मिलियन का वॉल्यूम, और चेंज बहुत कम है, 46.80 पे क्लोज़ किया है जी इसने। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो नो डाउट तकरीबन सारा पॉजिटिव है, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, और पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है। आप डेली बेसिस पे देखेंगे कि बैंक ऑफ पंजाब में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा लगता है। कमर्शियल बैंक्स के बाद फर्टिलाइज़र की बात करें तो पहले नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, 5% नेगेटिव क्लोज़ किया है इसने, और नो डाउट इसके बाइंग लेवल्स भी बनते हैं। अगर इसको हम स्टडी करें, इसके मार्केट ग्राफ की बात करें
वन मंथ की बात करते हैं तो नो डाउट वन मंथ में काफ़ी नीचे आया है। एयरटेल रेट में 15% नेगेटिव है, तो 18 से ट्रैवल करता हुआ ये इस टाइम पे 13.6 पे है। तो आई थिंक ये बाइंग लेवल्स अच्छे और इंटरेस्टिंग बन सकते हैं इसके। जी फर्टिलाइज़र के बाद बात करते हैं जी हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की। तो पहले नंबर पे पीपीएल है 2.3% इंक्रीज़, ओजीडीसी में 2.05%, मारी पेट्रोलियम में 7.27% और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड जो है उसमें 5.35% का इंक्रीज़ आया है। तो पूरे का पूरा जो सेक्टर है वो पॉजिटिव है। इसी तरह मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें तो वो मिला जुला रुझान है उसके अंदर, लेकिन पहले नंबर पे देखें तो हैस्कोल है, आज भी तकरीबन 8.34% नेगेटिव है इन अ सिंगल डे। तो आई थिंक ये बाइंग लेवल जो हैं हैस्कोल के भी बन चुके हैं नो डाउट, और आने वाले दिनों में अगर तो मार्केट स्टेबल होती है तो इसमें एक अच्छा इंक्रीज़ आ सकता है। लेकिन फिर से वही बात है कि नॉन कंप्लाइंट है, तो जब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी 100% इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है। जिस एनर्जी इसके अंदर 3.77% का इंक्रीज़ आया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि इसने जितना लूज़ किया है उसके हिसाब से उतनी रिकवरी इसमें नहीं आई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो जी WTL में पहले नंबर पे है 8.04%, और टेक कंपनी में सबसे छोटा शेयर आई थिंक यही है, और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस लिहाज से कि डेली बेसिस पे आपको टॉप 10-20 के अंदर WTL नज़र ज़रूर आता है। इसको आप एक इंडिकेटर समझें या हिंट समझें, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जी ये हमारे फंडामेंटल लेवल के ऊपर चीज़ें हैं, और अब चलते हैं हमारे टेक्निकल चार्ट्स की तरफ कि मार्केट की सिचुएशन कैसी रही है टेक्निकल लेवल। जी तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो जितनी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर आई थी उतनी तो रिकवर नहीं हुई, लेकिन 30 to 40% मार्केट में रिकवरी आई है, जो कि अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन बनता है। अब अगर मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ हल्की सी भी आती है या नेगेटिव न्यूज़ भी आती है तो दोनों का इम्पैक्ट सेम होने वाला है, नेगेटिव भी होगी मार्केट, पॉजिटिव भी होगी। लेकिन अभी तक की अगर सूरत हाल देखें तो आई थिंक जो मकसद था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। मतलब उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, जो चीज़ें हासिल हुई हैं वो आपके सामने है। ईरानी लीडरशिप जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बदले में ईरान ने भी अच्छी खासी तबाही मचाई है इसराइल के अंदर, और जितनी बेसिस हैं यूएस की पूरी दुनिया के अंदर उन पे भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। तो आई थिंक कि अभी मामला जो है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, कि मामला जो है वो कूल डाउन हो सकता है। बाकी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए तमाम जो कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की और चाइना और तमाम बाकी कंट्रीज़, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि सुलह वाली साइड पे जाए, बातचीत जो भी है वो टेबल के ऊपर आए और उधर से मामला हल हो। अब इसी तरह अगर हम वीकली लेवल पे बात करें तो 1 वीक की परफॉर्मेंस जो है मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई है। वही है, आज समझ लें 2 दिन का चार्ट है, तो ये 2 दिन का चार्ट तो पॉजिटिव इंडिकेटर दे रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी क्योंकि 3 दिन बाकी हैं तो 3 दिन के अंदर मार्केट किसी भी करवट पे बैठ सकती है। अभी भी अगर वीकली लेवल पे देखें तो 6.5% की नेगेटिविटी अभी भी मार्केट के अंदर रहती है, जिसको मार्केट ने कवर करना है। और अगर इसको कवर करके मार्केट 1 या 2% भी पॉजिटिव बंद होती है तो वो बहुत बुलिश साइन होने वाला है। आल्दो जो हमारी लास्ट फ्राइडे की वीडियो थी जिसमें मैंने बात की थी वीकली राउंड अप में, उसमें भी ये चार्ट पॉजिटिव ही इंडिकेशन दे रहा था, लेकिन अगर सैटरडे संडे जंग शुरुआत ना होती तो मार्केट आपको पॉजिटिव ही मिलती मंडे वाले दिन, क्योंकि सडन न्यूज़ का किसी को भी आइडिया नहीं होता। टेक्निकल चार्ट्स फंडामेंटल लेवल पे कुछ चीज़ें हो सकता है हम लोगों से मिस कैलकुलेट भी हुई हों। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ की निशानदेही कर देता हूँ कि ये जो लेवल था, ये वाला लेवल, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई है, इसको प्रेडिक्ट करते हुए थोड़ी सी गलती हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा मैच्योर लेवल पे प्रेडिक्ट करते, आल्दो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक ऐसा साइन बना था जिसने एक चीज़ जाहिर की थी कि मार्केट यहाँ से अच्छी खासी डिप ले सकती है, और नो डाउट मार्केट ने वहाँ से बहुत बड़ी डिप ली है, जिसके बाद आपके सामने नुकसान है कि मार्केट ने तकरीबन कोई 25-30 हज़ार, बल्कि आप समझ लें कि 40,000 पॉइंट्स की नेगेटिविटी मार्केट के अंदर आ चुकी है। और अभी जो रिकवरी बाकी है वो तकरीबन 32,000 मार्केट ने रिकवर करना है, और कितना रिकवर करती है नहीं करती वो फंडामेंटल और टेक्निकल न्यूज़ के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होगा। मंथली चार्ट की बात करें तो लास्ट मंथ का जो चार्ट था
वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा कि उस नेगेटिव पे उसने क्लोजिंग दी थी, लेकिन यहाँ से एक उम्मीद नज़र आई थी कि मार्केट ने अपने लास्ट जो वीक है या डेज़ हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई थी, जो कि एक उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती। बात फिर वही है, अगर जंग की सूरत हाल ना होती तो मार्केट की सिचुएशन डिफरेंट होनी थी, लेकिन अब सिचुएशन बाइंग लेवल्स हैं मार्केट के अंदर, इल्ला माशाल्लाह अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो। अब चलते हैं जी मार्केट के म्यूचुअल फ़ंड की तरफ, और म्यूचुअल फ़ंड में देखते हैं कि आज मार्केट को किस तरह से रिस्पॉन्स किया है म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री ने। कल अगर देखें तो 10% नेगेटिव थी मार्केट, तो अप्रोक्सीमेटली म्यूचुअल फ़ंड ने भी 10% नेगेटिव रेट दिए थे लॉसेस। और आज देखें तो तकरीबन जो KMI 30 की बात करूँ तो मैं तकरीबन 4% पॉजिटिव है जी, 4.07% पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से जो म्यूचुअल फ़ंड के इक्विटी फ़ंड्स हैं उनका रिटर्न भी इसके आसपास होना चाहिए। जी, म्यूचुअल फ़ंड के पेज के ऊपर हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कैटेगरी में जाना है और शरिया कंप्लाइंट इक्विटी को सिलेक्ट करना है अगर तो आप इस्लामिक स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं तो। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस्लामिक स्टॉक्स के अंदर ही काम करूँ, इसलिए आपको भी वही रिकमेंड करूँगा। बाकी आप देखते हैं अक्सर कि मैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी बात कर रहा होता हूँ, और वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आपको बता सकूँ कि किन स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है और उनका मैकेनिज़्म क्या चल रहा है और वो किस तरह से मार्केट के अंदर मूव कर रहे हैं। जी, मार्केट के अंदर बाकी देखते हैं कि जी आज इक्विटी फ़ंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो वन डे के लिहाज से अलाइड बैंक ने जो रिटर्न दिए हैं वो हैं 3.64%, और AKD का जो फ़ंड है उसके रिटर्न्स कंपैरेटिवली बहुत कम हैं, 1.13% रिटर्न है। आई डोंट नो इतने कम क्यों हैं। और अल अमीन का जो इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है उसका डाटा अपडेटेड नहीं है दोनों का। अल हबीब का जो इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है उसके 2.23 रिटर्न्स हैं, कम हैं जी। अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड का 3.19% है, कंपैरेटिवली बेहतर है। और अल फलाह के GHP फ़ंड का रिटर्न है 3.37%। अलहमरा के फ़ंड्स के रिटर्न्स हैं 2.8 और 4.50 बहुत ज़बरदस्त है रिटर्न जी। एटलस इस्लामिक स्टॉक फ़ंड का रिटर्न है 3.42%, अच्छा रिटर्न है। और AWT का 2.72 और फैसल के फ़ंड्स का 3.06 और 3.69%। इसी तरह HPL के फ़ंड्स की बात करें तो 3.11 और 2.12% रिटर्न है। JS का रिटर्न 2.74 है। 3 से अंडर जो भी रिटर्न्स हैं मुझे लगता है कि वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न आए हैं, जिस तरह से KMI 30 ने परफॉर्म किया है। लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड ने 2.89% है, लकी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड का 3.61% है, मीज़ान एनर्जी फ़ंड का 3.04 है, मीज़ान इस्लामिक फ़ंड का डाटा अपडेटेड नहीं है। NBP का जो एनर्जी फ़ंड है उसका 2.64% रिटर्न है। इसी तरह NBP इस्लामिक स्टॉक फ़ंड का 2.42%, NIT इस्लामिक इक्विटी का 3.85%, पाक कतर इस्लामिक स्टॉक फ़ंड 3.33%। तो जी ये रिटर्न रहे हैं स्टॉक फ़ंड के। आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करें, कोशिश करें कि आपको दो चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती हो, एक ज़ीरो लोड काटे आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करें या कन्वर्जन करें, सेकेंडली आपको कट ऑफ टाइम जो है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करें। इस टाइम मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम कट ऑफ टाइम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज़ पर माई नॉलेज जो है वो एटलस है। बाकी सर्विसेज आपने देखनी है, और बाकी 3 बजे का जो कट ऑफ टाइम है वो मैक्सिमम कंपनीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगी। एटलस आपको 4 बजे का कट ऑफ टाइम प्रोवाइड करता है। अभी तो रमज़ान चल रहा है, तकरीबन स्टैंडर्ड कट ऑफ टाइम सबका 1 बजे ही है। बाकी म्यूचुअल फ़ंड में पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे बनाने हैं, उसके ऊपर मैंने सेपरेट से एक वीडियो बनाई है, आप मेरे वीडियोज़ में जाके उसको देख सकते हैं अगर आप बल्कि मैं उसका एक लिंक जो है वो साथ शेयर भी कर दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो जी ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज की परफॉर्मेंस थी। बाकी अगर जंगबंदी होती है और कोई अच्छा थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम बनता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट दोबारा से मूव ऑन करेगी, और यकीन मानिए आपको दोबारा एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाकी मार्केट के अंदर दोबारा से बात करूँगा, अगर आप में रिस्क एपेटाइट नहीं है, अगर आप रिस्क बियर नहीं कर सकते, लॉस बियर नहीं कर सकते, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेस ना करें, और ये वीडियो भी आपके लिए फिर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपका सजेशन है, कोशिश करें कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करें या मुझे बताया करें। मैं भी कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको एंटरटेन कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही जी, अल्लाह हाफ़िज़।